Hello. Namaskar friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. In this particular video, we are going to cover our BFM December 25 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार के सवाल आए थे, क्या वेटेज था किस यूनिट का, और दोस्तों किस केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चन थे या एमसीक्यूज थे। यानी फुल्ली आपको एक और ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, यानी आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, कितने 1 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन थे, कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, कंप्लीट आपको इसका पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंतिम तक देखें, इसे मॉक टेस्ट की तरह देखें। और हमारे पास दोस्तों बीएफएम का 2022 से लेकर अभी तक जो परीक्षा हुआ है, लगभग 8 से 10 परीक्षा हो चुके हैं, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि एलसी को ये एलसी से रिलेटेड है कि यार ट्रांसफरेबल एलसी को फर्स्ट बेनिफिशियरी ने बोला कि वो इसे 2 बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करना चाहता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मतलब एक एलसी को इशू किया गया ट्रांसफरेबल क्रेडिट के फॉर्म में, और पहला जो बेनिफिशियरी है उसने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि ऐसा करो कि इस एलसी को ना 2 डिफरेंट सेकंड बेनिफिशियरी के फेवर में ट्रांसफर कर दो। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए कह रहा है कि एलसी कैन नॉट बी ट्रांसफर अंडर एनी सर्कमस्टांस। बी कह रहा है कि सेकंड बेनिफिशियरी कैन नॉट फर्दर ट्रांसफर द एलसी इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। सी कह रहा है कि सेकंड बेनिफिशियरी कैन फर्दर ट्रांसफर द एलसी, वो किसी और पार्टी जिसे हम लोग सेकंड बेनिफिशियरी बोलते हैं, राइट, वो क्या कर सकता है? सेकंड बेनिफिशियरी को आगे ट्रांसफर कर सकता है, सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है कि फर्स्ट बेनिफिशियरी ने बैंक के बोला, फर्स्ट बेनिफिशियरी ने बैंक के पास गया और बोला कि सर प्लीज एलसी को 2 अलग अलग सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर दो। मतलब 2 अलग अलग सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करना है, एक नहीं है, यहाँ पे 2 है। क्या ये अलाउड है? तो दोस्तों यूसीपी 600 का नियम यही कहता है कि जी हाँ दोस्तों ये अलाउड है, यस इट इज अलाउड। लेकिन दोस्तों यूसीपी 600 के हिसाब से एलसी को स्प्लिट करके आप एलसी को स्प्लिट कर सकते हैं, यही हो रहा है ना यहाँ पे। आप एलसी को स्प्लिट करके मल्टीपल सेकंड बेनिफिशियरी को दे सकते हैं, राइट। यू कैन स्प्लिट द एलसी एंड यू कैन गिव द सेम टू मल्टीपल सेकंड बेनिफिशियरी, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा कि ट्रांसफरेबल एलसी एक ही बार ट्रांसफर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। ट्रांसफरेबल एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वंस। ट्रांसफरेबल एलसी केवल एक ही बार ट्रांसफर होता है। यानी दोस्तों फर्स्ट बेनिफिशियरी, मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट बेनिफिशियरी है, वो सेकंड को अलाउड है, लेकिन आप मान लीजिए सेकंड वाला चाहेगा कि हम थर्ड को देखें, ये नहीं पॉसिबल है, एक ही बार अलाउड होता है। हाँ स्प्लिट आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट बोलेगा कि देखो इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, ठीक है, ये दोनों को दे दो, एक ही बार में कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिशियरी फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो आप जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट कैन नॉट बी ट्रांसफर अंडर एनी सर्कमस्टांस, नहीं, गलत है। बी कह रहा है कि सेकंड बेनिफिशियरी कैन नॉट फर्दर ट्रांसफर द एलसी, यस ये करेक्ट है, राइट। एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन और होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से, ठीक है। एक और एक्सेप्शन है, वो भी मजा आएगा सुनने में, और बुक में लिखा भी हुआ है, बस हम लोग क्या करते हैं नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए कहता है कि सेकंड बेनिफिशियरी एलसी को वापस फर्स्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर सकता है। सेकंड बोलेगा कि ले लो वापस, हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल कर सकता है, इसको फर्दर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, वी विल नॉट कंसिडर इट फर्दर ट्रांसफर, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन चेन को कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। बस एक लॉन्ग चेन नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड ने थर्ड को दिया, थर्ड ने फोर्थ को दिया, फोर्थ ने फिफ्थ को दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लॉन्ग चेन नहीं होता। अब सवाल है क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि दोस्तों रिस्क बढ़ता है और डॉक्यूमेंट चेकिंग मुश्किल हो जाती है। डॉक्यूमेंट चेक करना ना काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, रिस्क बढ़ते जाता है, डॉक्यूमेंट चेक करना कॉम्प्लिकेट होता है। तो बस एक ही चीज है, ये बात ध्यान रखनी है कि सेकंड बेनिफिशियरी एलसी को वापस फर्स्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करे, ये पॉसिबल है, लेकिन सेकंड थर्ड को दे, थर्ड फोर्थ को दे, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मेमोरी ट्रिक क्या है दोस्तों? वन टाइम ट्रांसफर रूल, वन टाइम ट्रांसफर रूल, यानी वन वे ट्रैफिक है, इसको आप कह सकते हैं वन वे ट्रैफिक। मतलब फर्स्ट वाला सेकंड को देगा, राइट, सेकंड कोई और को नहीं दे सकता। बस याद रखिए एलसी का ट्रांसफर सिर्फ एक ही बार होता है। मजा आया ना दोस्तों समझने में? तो मैंने आपको ये समझाया दोस्तों कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। कैन बी 2 1 नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक ही सेकंड बेनिफिशियरी हो, 2 हो सकते हैं। मतलब एक बार ही ट्रांसफर आपको करना है, चाहे 2 को कीजिए चाहे मल्टीपल को कीजिए, स्प्लिटिंग इज पॉसिबल। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो ट्रांसफरेबल जो एलसी होता है वो केवल ट्रांसफरेबल वर्ड लिखा होता है, राइट। ट्रांसफर केवल एक ही बार होता है, पहला बेनिफिशियरी केवल एक या मेनी सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करेगा, सेकंड बेनिफिशियरी फर्दर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बस ये याद रखेंगे, बस यही की पॉइंट है।
चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो इस टॉपिक को एकदम सिंपल भाषा में समझिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बैंक में रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, पूरा इंस्टीट्यूशन को दोस्तों इंटीग्रेटेड वे में रिस्क हैंडल करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटीग्रेटेड आरएम, मतलब पूरे के पूरे बैंक को, पूरी इंस्टीट्यूशन को इंटीग्रेटेड वे में रिस्क हैंडल करना पड़ता है। तो इसके 4 सॉलिड पिलर बनाए गए हैं, वही 4 सॉलिड पिलर की बात हो रही है। मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। पहला जो पिलर होता है वो होता है हमारा स्ट्रेटजी। तो सुनिए, स्ट्रेटजी क्या होता है दोस्तों कि सोच, राइट, मतलब यहाँ बैंक डिसाइड करता है कि हमें कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। हम कितने रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, हमारी रिस्क टेकिंग फिलॉसफी क्या होगी, राइट, मतलब रिस्क कल्चर। फिलॉसफी मतलब आप समझिए कि कल्चर क्या होगी। हम बैंक का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, लॉन्ग टर्म हमारी विजन क्या है, ये सब हमारी स्ट्रेटजी में आती है। यानी बैंक पहले डायरेक्शन सेट करता है, सोच बोलिए या डायरेक्शन बोलिए, एक ही चीज होता है। फिर आता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा, समझे। ये प्योर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, इसमें हमारे आरएमसी आते हैं, इसमें हमारे सीआरओ आते हैं, टीम मेंबर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या करेगा, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन क्या करेगा, किससे रिपोर्ट करेगा, सब डिफाइन होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद तीसरा आता है दोस्तों प्रोसेस। प्रोसेस में मतलब कि एक्चुअल काम यही होता है, मतलब डे टू डे स्टेप बोलते हैं इसमें, समझे, जिससे रिस्क मैनेज किया जाएगा। तो दोस्तों इसका एक फ्लो याद रखिएगा कि देखिए, रिस्क आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, मॉनिटर करो और कंट्रोल करो। यानी रिस्क पहचानो, उसका इंपैक्ट कैलकुलेट करो, रेगुलरली मॉनिटर करो, फिर कंट्रोल करो और कम करो। और जो चौथा स्तंभ है दोस्तों वो है सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी प्लस जो हमारे पास टूल्स हैं, यानी बैंकिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आज की बैंकिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सिस्टम में डेटा जो है, डेटा मैनेजमेंट, रिस्क मेजरमेंट सॉफ्टवेयर, डैशबोर्ड, अर्ली वार्निंग सिस्टम सब आता है, राइट। तो इसका सही ऑर्डर है कि स्ट्रेटजी बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करो, राइट, कौन क्या करेगा, प्रोसेस डिफाइन करो, रिस्क स्टेप क्या होंगे और सिस्टम डिफाइन करो। स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस और सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग एक पार्ट है, स्ट्रेटजी का ही पार्ट है, राइट, अलग से कोई प्लानिंग नहीं किया जाता। फिर लिखा है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का पार्ट होता है, मैंने बोला ना कौन क्या करेगा प्रोसेस में। ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस में होता है डे टू डे स्टेप, तो ये हमारे प्रोसेस के अंदर ही आ गया। और कोऑर्डिनेशन एक वर्ड लिखा है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो इसको याद रखने का एक स्टैंडर्डिक तरीका है SOPS। एस से स्ट्रेटजी, O से ऑर्गेनाइजेशन, P से प्रोसेस, I और S से हमारा हो गया सिस्टम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर से याद रहेगा। जब भी आप SOP याद कीजिएगा ना तो याद आ जाएगा। पहले स्ट्रेटजी बनाओ, फिर उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करो, कौन क्या करेगा, प्रोसेस डिसाइन करो और फिर सिस्टम डिसाइन करो। बस बोलिए रिस्क का SOP फॉलो करो, बस आपको कभी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मैंने ये सीखा, हमने ये बताया कि इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट के 4 पिलर्स होते हैं, राइट। से स्ट्रेटजी में रिस्क एपेटाइट आता है। स्ट्रेटजी में क्या आता है दोस्तों, रिस्क एपेटाइट, राइट, रिस्क कल्चर। और ऑर्गेनाइजेशन में आता है दोस्तों गवर्नेंस, रोल बताएगा। और फिर प्रोसेस। Friends, before continuing to the next question, let me introduce you to our BFM PDF plan. If you are looking for previous year question for the last 10 to 12 examination, you can check out our BFM PDF plan. In this previous year question folder, I have added, starting from 2022 till 2026, I have added all possible question and answer which have been appear in the examination, along with full explanation, which I have recollected from aspirant. And in addition to that, you get unit-wise theory, unit-wise MCQs PDF, right, which cover the entire 32 units of the BFM. In addition to that, you get capsule content that help you quick revision module-wise PDF, case studies PDF, important case studies PDF. So as you can see the current pattern in which they have increased the level of examination. So I have added important case studies. In addition to that, some important revision PDF I have added. So all these things, what to study PDF, all these things you can get in our BFM PDF plan. For more detail, you can check out the link in the description section or you can WhatsApp me on the link. क्वेश्चन है कि दोस्तों एक एक्सपोर्टर था जो कि गारमेंट USA भेजना चाहता है और शिपमेंट से पहले उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए। एक एक्सपोर्टर है दोस्तों, वो क्या करना चाह रहा है कि गारमेंट जो है एक USA भेजना चाह रहा है, राइट, और शिपमेंट से पहले उसे क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वो चाहता है कि LC में क्लाउज हो जिससे वो 20% एडवांस शिपमेंट पहले से ले सके। LC में ऐसा कोई क्लाउज ऐड करना चाहता है जिससे वो 20% एडवांस अमाउंट जो है पहले ले सके, शिपमेंट से पहले। सवाल ये है कि उसे कौन सी LC रिक्वेस्ट करनी चाहिए। 4 ऑप्शन दी गई है, रेड क्लाउज, बैक टू बैक, रिवॉल्विंग, स्टैंड बाय। सो दीज आर द 4 ऑप्शन दैट दे हैव प्रोवाइडेड।
चलिए दोस्तों सिंपल भाषा में समझते हैं कि एक्सपोर्टर को शिपमेंट से पहले ही पैसा चाहिए था, क्योंकि उसे अब देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो एक्सपोर्टर है हमारा उसको शिपमेंट से पहले पैसा चाहिए, राइट। तो क्या क्यों पैसा चाहिए जी? क्योंकि देखिए उसको मटेरियल खरीदना है, राइट, बिकॉज ही नीड टू परचेज द मटेरियल, फॉर परचेजिंग द मटेरियल, फॉर पेइंग द लेबर और फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग, सो ही रिक्वायर्ड एडवांस पेमेंट। तो दोस्तों होता क्या है कि नॉर्मल एलसी में ना एडवांस पेमेंट अलाउड नहीं होता नॉर्मल एलसी में। तो इस केस में कौन सी एलसी है इसकी इस एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकती है? तो दोस्तों उसका नाम है, जिस एलसी को जो एलसी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी उसका नाम है रेड क्लाउड एलसी। क्या बोलते हैं? रेड क्लाउड एलसी। तो दोस्तों ये एक स्पेशल एलसी है जिसमें एडवांस पेमेंट का क्लाउज ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एडवांस पेमेंट क्लाउज, राइट। इसके अंदर एडवांस पेमेंट का क्लाउज ऐड होता है, राइट। और इस क्लाउज को रेड इंक में लिखा जाता है, तो इसको हाईलाइट करना जाता है, इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेड क्लाउज एलसी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है, राइट। तो सवाल यह है कि रेड क्लाउज एलसी कैसे काम करता है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। हाउ डज इट वर्क? सो बेसिकली जैसे मान लीजिए यूएसए का बैंक है, राइट, यूएसए का बैंक है जो कि हमारा इशूइंग बैंक है, राइट। अब ये एलसी में लिख देता है कि देखो इंडियन बैंक एक्सपोर्टर को एलसी वैल्यू का 20% एडवांस दे सकता है, राइट। यूएसए का बैंक है जो कि इशूइंग बैंक है, ये एलसी में लिख देता है कि इंडियन बैंक एक्सपोर्टर को एलसी वैल्यू का 20% एडवांस दे सकता है, और इंडियन एक्सपोर्टर ये एडवांस यूज करता है रॉ मटेरियल लेने के लिए, राइट। इंडियन एक्सपोर्टर ये एडवांस यूज करता है टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल, और क्या यूज करेगा? गारमेंट मैन्युफैक्चर के लिए। और जब शिपमेंट हो जाता है और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होता है, एक्सपोर्टर को फाइनल शिपमेंट मिलती है, फाइनल पेमेंट मिलती है, राइट। लेकिन उसमें से जो 20% एडवांस होता है और प्लस इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट हो जाता है। 20% एडवांस और इंटरेस्ट जो है ये क्या हो जाता है? इट ऑटोमेटिकली गेट डिडक्टेड, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि यूएसए का बैंक जो इशूइंग बैंक है वो एलसी में लिख देता है कि इंडियन बैंक एक्सपोर्टर को एलसी वैल्यू का 20% एडवांस दे सकता है। रिस्क किसका होता है? ये बायर बैंक का सबसे बड़ा रिस्क होता है, राइट। क्या रिस्क होता है कि अगर एक्सपोर्टर एडवांस ले ले पर गुड शिप ना करे तो तब भी इशूइंग बैंक को एडवांस रिम्बर्स करना पड़ता है नेगोशिएटिंग बैंक को, है ना जी। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है बायर बैंक का। इशूइंग बैंक को तो नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, एडवांस रिम्बर्स करना ही पड़ेगा, किसको? नेगोशिएटिंग बैंक को। इसलिए रेड क्लॉज एलसी रिस्की होता है और सिर्फ ट्रस्टेड पार्टीज में ही मिलती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन को यदि हम देखें तो ऑप्शन बी का रहा है बैक टू बैक एलसी, ये गलत है, क्योंकि बैक टू बैक एलसी इंटरमीडिएटरी या ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया जाता है, एडवांस पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बैक टू बैक एलसी हैज नथिंग टू डू विद द एडवांस पेमेंट, राइट। और रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है? रिवॉल्विंग एलसी दोस्तों रिपीटेड शिपमेंट के लिए होता है। यदि मान लीजिए कि आपको रिपीटेड शिपमेंट करना है तो रिवॉल्विंग एलसी होते हैं, राइट। तो एडवांस क्लॉज नहीं होता रिवॉल्विंग एलसी में। स्टैंड बाय एलसी आप जानते ही हैं, ये गारंटी जैसा होता है, इट इज लाइक अ गारंटी, राइट। एडवांस पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता। तो इसको एक तरीका से मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, यू कैन रिमेंबर इट यूजिंग अ ट्रिक लाइक आर फॉर रेड, राइट, और आर फॉर रेडी मनी, आर फॉर रेड, आर फॉर रेडी मनी, राइट। तो रेड क्लॉज एलसी क्या होता है कि शिपमेंट से पहले रेडी मनी, शिपमेंट से पहले आपको रेडी मनी मिल जाता है। रेडी मनी मतलब क्या हुआ? एडवांस, राइट। शिपमेंट से पहले आपको एडवांस मिल जाता है, बस ये याद रख लीजिए। तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहाँ से कि देखिए एक्सपोर्टर को शिपमेंट से पहले पैसा चाहिए तो रेड क्लॉज एलसी यूज कर लेगा, शिपमेंट से पहले पैसा मिल जाता है। और रेड इंक में क्लॉज लिखा जाता है, इसीलिए नाम पर है रेड क्लॉज एलसी। एडवांस 20% तक मिल सकता है और एडवांस और इंटरेस्ट बाद में एडजस्ट हो जाता है। इशूइंग बैंक जो है रिस्क को बियर करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि व्हाई व्हेन एन इंपोर्टर ब्रिंग गुड्स इनटू द कंट्री which of the following documents serve as a primary legal evidence that the import of good has actually taken place? बहुत अच्छा सवाल है। बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट फ्रॉम पोर्ट सर्वेयर, जीआर फॉर्म, बिल ऑफ एंट्री। तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि इंपोर्टर जब गुड्स भारत में लाता है तो कौन सा डॉक्यूमेंट प्राइमरी लीगल एविडेंस है? लेट मी हाईलाइट द पॉइंट। सो विच डॉक्यूमेंट एक्ट लाइक अ प्राइमरी लीगल एविडेंस? कौन सा डॉक्यूमेंट लीगल एविडेंस होता है कि गुड्स एक्चुअली कंट्री में आ चुका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं इसके कंसेप्ट को। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंडियन इंपोर्टर फॉरेन सेलर से माल मंगवाता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे फॉरेन सेलर हैं और ये हमारे इंडियन इंपोर्टर हैं, इन्होंने क्या किया? गुड्स मंगवाया, माल मंगवाया, ठीक है। तो सरकार को प्रूफ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कि हाँ ये माल इंडिया में इंटर हो गया है, सरकार को ये प्रूफ चाहिए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग और लीगल और ऑफिशियली प्रूफ होता है, ये जो इसका प्रूफ क्या है दोस्तों, इसका प्रूफ होता है बिल ऑफ एंट्री, बीओई बोलते हैं। बिल ऑफ एंट्री कस्टम डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। किसका डॉक्यूमेंट है दोस्तों? कस्टम डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, राइट। और जो इंपोर्टर का उसे सीएचए फाइल करता है। अब देखिए सीएचए क्या होता है, इंपोर्टर या उसका सीएचए फाइल करता है। इंपोर्टर या तो इंपोर्टर फाइल करेगा, राइट, बिल ऑफ एंट्री, यानी तो सीएचए होता है कस्टम हाउस एजेंट। देखिए या तो इंपोर्टर खुद फाइल करेगा या इंपोर्टर का अपना कस्टम हाउस एजेंट होता है, वो फाइल करता है। ये बीओई तब मिलता है जब गुड्स इंडियन पोर्ट पे अराइव हो चुका है, कस्टम ने एंट्री को नोट कर लिया है, पहले तो अराइव हो गया, अराइव कर पे कर दी गई, और इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद जो गुड्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद बिल ऑफ एंट्री एक लीगल प्रूफ बन जाता है कि गुड्स इंडिया में आ गए हैं, राइट। लेटर व्हाट हैपन, यू नो, दिस बिल ऑफ एंट्री एक्ट लाइक अ लीगल प्रूफ, इट एक्ट लाइक अ लीगल प्रूफ दैट गुड्स हैड एंटर्ड इनटू इंडिया। तो दोस्तों बैंक में जब इंपोर्टर फॉरेन एक्सचेंज रेमिट करता है ना, यानी पैसा बाहर भेजता है, तो बैंक को बाद में प्रूफ चाहिए होता है। देखिए मैं एक कहानी बता रहा हूं आपको, राइट। तो बैंक में जब इंपोर्टर फॉरेन एक्सचेंज को रेमिट करता है, यानी पैसा बाहर भेजता है, तो बैंक को बाद में प्रूफ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है कि ये पैसा जेन्युइन इंपोर्ट के लिए भेजा गया है। तो वो प्रूफ इंपोर्टर तब देता है जब बिल ऑफ एंट्री के थ्रू ही देता है, राइट। तो यही चीज होता है कि बैंक को ये प्रूफ चाहिए। बैंक जब इंपोर्टर फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफर कर रहा है, राइट, इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया, पैसा वापस भेज रहा है, तो बैंक को बाद में प्रूफ चाहिए होता है कि यह पैसा इंपोर्ट के लिए भेजा गया है, किसी और काम के लिए नहीं भेजा गया है। तो वो प्रूफ इंपोर्टर तब देता है बिल ऑफ एंट्री के थ्रू। बैंक इसको आईडीपीएमएस सिस्टम में अपलोड करता है। देखिए कि कहानी को समझिए, केवल ये जान लेना काफी नहीं है, कहानी से समझने में आता है। और मेरा जो लेक्चर होता है ना दोस्तों, मैं इसमें कहानी की तरह से समझाता हूँ। तो बैंक क्या करता है कि जैसे इंपोर्टर ने, ये मान लीजिए इंपोर्टर है, ये गया बैंक, ये लीजिए सर मेरा ये हमारा बिल ऑफ एंट्री है, ठीक है। कौन देता है बिल ऑफ एंट्री? अभी मैंने आपको बताया कि बिल ऑफ एंट्री जो है कस्टम डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, कस्टम डिपार्टमेंट देगा। जब ये सब प्रोसेस हो जाएगा ना, गुड आ गया, एंट्री कर लिया, इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया इंपोर्टर, गुड्स क्लियर किया, तब जाके जो है कस्टम जो डिपार्टमेंट है वो बिल ऑफ एंट्री देता है। एक तरह का प्रूफ होता है कि माल जो है आ चुका है। अब इंपोर्टर ये बिल ऑफ एंट्री लेके आता है बैंक क्या करती है, उसको आईडीपीएमएस में इंटर करती है, राइट। इंटर करने के बाद क्या होता है कि बेसिकली अपलोड करती है, और फिर जो है इसीलिए बैंक के लिए बीओई जो है एक सॉलिड एविडेंस होता है, समझे। तो जरा ऑप्शन को देखिए, और क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। एक तो दिया हुआ है सर्टिफिकेट फ्रॉम पोर्ट सर्वेयर, क्या लगता है जी ये भी होगा? डू यू थिंक दैट दिस इज द करेक्ट आंसर? तो दोस्तों बिल ऑफ एंट्री तो आपको बताया ही मैंने, शिपिंग लाइन देता है, प्रूफ देता है कि गुड शिप हो गए हैं, लेकिन इंडिया में इंटर हुआ ही नहीं, इसका प्रूफ नहीं देता, राइट। तो ऑप्शन ए बिल ऑफ लैंडिंग नहीं होगा। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है दोस्तों कि ये शिपिंग लाइन देता है, ये सरकार नहीं देती है, ये शिपिंग लाइन देता है, ये प्रूफ देता है कि देखो गुड जो है शिप हो गया है, ठीक है। लेकिन इंडिया में इंटर हुआ कि नहीं हुआ इसका पता नहीं है, मतलब जो एक्सपोर्टर है ना उसने शिप कर दिया, उसका ये प्रूफ होता है। अच्छा, सर्टिफिकेट फ्रॉम पोर्ट सर्वेयर क्या है कि ये ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट है। ये क्या है दोस्तों? ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट है, लीगल एविडेंस नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी लीगल एविडेंस। जीआर फॉर्म दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए होता है, राइट, इंपोर्ट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे बात हो रही है इंपोर्टर की। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ याद रखने का, राइट। सो व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर इट? सो वेरी सिंपल ट्रिक, दैट एंट्री इनटू इंडिया, राइट, ऐसे याद रखिए, एंट्री इनटू इंडिया, राइट। तो उसके लिए होता है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री यानी जहां इंपोर्ट की एंट्री की बात हो वहां बिल ऑफ एंट्री याद रखो। तो दोस्तों इंपोर्ट का लीगल प्रूफ होता है बिल ऑफ एंट्री, कस्टम से इशू होता है। कौन इशू करता है जी? बिल ऑफ एंट्री कौन इशू करता है? बिल ऑफ एंट्री कस्टम इशू करता है, राइट। ड्यूटी पेमेंट और क्लियरेंस के बाद मिलता है, ड्यूटी पेमेंट और क्लियरेंस के बाद ये मिलेगा। और बैंक आईडीपीएमएस में इसी डॉक्यूमेंट से इंपोर्ट क्लोज करता है। और बिल ऑफ लैंडिंग जो होता है ना, वो एक शिपमेंट का प्रूफ होता है, मैंने आपको बताया, वो शिपमेंट प्रूफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट में यदि किसी एसेट का डेली वोलेटिलिटी पता हो तो टाइम हॉरिजन पे वोलेटिलिटी कैसे पता करेंगे? इंटू 1 क्यूब माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। यस, डी इज करेक्ट। तो दोस्तों ओवर अ टाइम हॉरिजन जो वोलेटिलिटी होता है उसका फॉर्मूला है डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टी, राइट। ये होता है हमारा वोलेटिलिटी ओवर अ टाइम हॉरिजन, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टी होता है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बैसल कमिटी ने जब 1988 में एकॉर्ड को अमेंड करके मार्केट रिस्क इंक्लूड किया, तब इंटरनल मॉडल यानी वैल्यू एट रिस्क के लिए क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल होल्डिंग पीरियड पर फ्रीक्वेंसी रखी गई?
यानी द बेसल कमिटी ऑन BCBS ऑन बैंकिंग सुपरविजन amended the 1988 record to include the market risk. Under this amendment, bank used proprietary internal model to calculate VAR using a one-tailed confidence interval and holding period of dash days with a minimum historical observation of period of 1 year. तो यहाँ पे दोस्तों कितने दिन का हुआ, राइट, कितना परसेंटाइल हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं कि होता कि क्या कर रहा है कि देखिए बैंक जब अपना मार्केट रिस्क कैलकुलेट करता है ना, तो वो एक टूल यूज करता है। आप पढ़ेंगे आगे, राइट। मार्केट रिस्क को मेजर करने का एक टूल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एट रिस्क, VAR। तो बेसल कमिटी ने इस VAR कैलकुलेशन के लिए जो हमारा BCBS है, BCBS ने क्या किया, उनको VAR चाहिए था, क्योंकि मार्केट रिस्क तभी पता चलेगा जब VAR हम निकालें। तो VAR कैलकुलेशन के लिए BCBS ने क्या किया कि मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स हुए, मिनिमम स्टैंडर्ड इन्होंने फिक्स किया, समझे। तो ये स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया ताकि बैंक वर्स्ट केस मार्केट मूवमेंट को सर्वाइव कर सके। मिनिमम स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया कि जो वर्स्ट केस मार्केट मूवमेंट है ना, इसको ये सर्वाइव कर सके, समझे। तो 3 चीजें याद रखनी है दोस्तों। पहली बात, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल लिखा है। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए 98, 99, 95, 99.9। तो देखिए बैंक को ऐसा लॉस एस्टिमेट करना होता है जिसे एक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% हो, राइट। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखिए दोस्तों, बैंक को ऐसा लॉस एस्टिमेट करना है, ऐसा लॉस एस्टिमेट करो, राइट, जिसके एक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी मात्र 1%, यानी कि 99% चांस है कि लॉस जो है वो वैल्यू एट रिस्क के अंदर ही रहेगा, और 1% चांस है कि वर्स लॉस हो सकता है। 1% चांस है, क्या हो सकता है जी, वर्स लॉस हो सकता है। 99% चांस है कि लॉस जो है VAR के अंदर ही रहेगा। तो रेगुलेशन के हिसाब से दोस्तों ये कहा गया है कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंडेटरी किया गया है, राइट। और होल्डिंग पीरियड की बात कर ले तो होल्डिंग पीरियड है हमारा 10 डेज। अब आप बोलिएगा सर ये होल्डिंग पीरियड क्या होता है, थोड़ा इसका भी सुन लीजिए। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बेसल कहता है कि देखो एज्यूम करो कि क्राइसिस में बैंक को अपने ट्रेडिंग पोजीशन लिक्विडेट या हेज करने में 10 दिन लग जाएंगे। ये एज्यूम करो कि क्राइसिस का टाइम आएगा, राइट, तो बैंक को अपने ट्रेडिंग पोजीशन को लिक्विडेट करना है या ट्रेडिंग पोजीशन को हेज करना है, ये सब करने में 10 दिन लग जाएगा। इट विल टेक 10 डेज फॉर लिक्विडेशन एंड हेजिंग। इसीलिए VAR जो होता है ना, वो हमेशा 10 डे पर कैलकुलेट होता है। प्लीज याद रखेंगे, जो हमारा वैल्यू एट रिस्क है दोस्तों, ये हमेशा दोस्तों 10 डे इसका हॉरिजन है। डेली VAR निकाला जाता है, लेकिन एजम्पशन यही होता है कि बैंक 10 दिन तक पोजीशन होल्ड करेगा। यानी होल्डिंग पीरियड कितने का है दोस्तों, होल्डिंग पीरियड है 10 डेज का। प्लीज याद रखिएगा। तो जब भी क्राइसिस आएगा तो बैंक को अपने ट्रेडिंग पोजीशन लिक्विडेट हेज करने में 10 दिन लगते हैं, इसीलिए VAR जो है 10 डेज हॉरिजन पे कैलकुलेट होता है। VAR डेली निकाला जाएगा, लेकिन एजम्पशन यही होता है कि बैंक 10 दिन तक पोजीशन होल्ड करेगा। तो देखिए दोस्तों, बैंक को VAR बनाने के लिए ना कम से कम 250 ट्रेडिंग डे का हिस्टोरिकल डेटा यूज करना पड़ेगा, समझे। तो VAR बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 250 ट्रेडिंग डे का हिस्टोरिकल डेटा यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगी कि जो वोलेटिलिटी है, जो कोरिलेशन है, जो मार्केट मूवमेंट है, राइट, सब रियल डेटा पर बेस्ड होते हैं, गेस वर्क नहीं होता, ठीक है। तो अब दोस्तों कैसे VAR का यूज करता है, तो हम लोग मार्केट रिस्क वाले चैप्टर में पढ़े अच्छे से। अभी फिलहाल इसका सही जवाब दे देते हैं, B नंबर करेक्ट आंसर है। 98% 30 डेज नहीं होगा, राइट, लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 99% है। तो दोस्तों इसको मैं एक तरीका बताता हूं आपको याद रखने का, कि देखिए दोस्तों, मार्केट रिस्क 99% श्योर फॉर 10 डेज, ऐसे याद रखिए। लेट मी राइट इट डाउन so you can remember it like this, that market risk 99% sure for 10 days। मतलब इसको कहा जाता है 99-10 का फॉर्मूला है, या फिर बोल दो कि मार्केट इज रिस्की सो कॉन्फिडेंस इज हाई बट डे लो। तो VAR को डेली निकाला जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल 99% होता है, वन टेल्ड होता है, होल्डिंग पीरियड 10 डेज का होता है, 10 डेज होल्डिंग पीरियड होते हैं, और डेटा जो है कम से कम 1 ईयर का चाहिए, 1 ईयर मिनिमम डेटा। और जो दोस्तों कैपिटल चार्ज होता है ना, हाउ टू कंप्यूट द कैपिटल चार्ज, सो कैपिटल चार्ज इज इक्वल टू वैल्यू एट रिस्क इंटू 3। ये 3 जो होता है ये स्केलिंग फैक्टर होता है, राइट। चलिए ये बातें ध्यान देंगे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो है हमारा
क्वेश्चन है, आई थिंक इट वाज यस बेसल 2 एंड 3 फ्रेमवर्क। सो फ्रेंड्स सवाल ये है कि बेसल 2 फ्रेमवर्क में ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट करने के लिए इनिशियली कौन से 3 अप्रोच लाए गए? BIA, TSA, FIRB, AMA, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि बेसल 2 ने बैंक को अलाउ किया कि वो ऑपरेशनल रिस्क, अब आप बोलिएगा सर ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? सुनिए, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब समझ लीजिए कि जैसे कुछ लॉस हुआ ना, मान लीजिए कि लॉस हो रहा है किस कारण से, सपोज लॉस ड्यू टू पीपल और सपोज लॉस ड्यू टू प्रोसेस और सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेल हो जाए, पीपल प्रोसेस सिस्टम फेलियर या कोई एक्सटर्नल इवेंट हो जाए, इन सब के कारण जो लॉस होता है इसको कैपिटल कैलकुलेट कर सके, इसके लिए 3 अप्रोच दिए गए हैं। तो जो पहला अप्रोच है हमारा, दैट्स कॉल्ड BIA अप्रोच। द फर्स्ट अप्रोच इज व्हाट वी कॉल BIA अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। मतलब बैंक क्या करता है कि पिछले 3 साल का, लास्ट 3 ईयर का एवरेज पॉजिटिव ग्रॉस इनकम लेता है, उसका 15% ले लिया, राइट, क्योंकि अल्फा जो होता है वो 15% होता है और ये 15% कैपिटल रख लेता है, राइट, यानी जहां पे इनकम ज्यादा है वहां पे कैपिटल रिस्क बफर भी ज्यादा है। ये होता है BI। मैं आपको शॉर्ट में समझा भी रहा हूं दोस्तों, बुक में इस तरह से नहीं समझाया गया है। यहाँ पे मेरे जो MCQ सेशन होते हैं ना, मेरा प्रयास रहता है कि सभी MCQ के सभी ऑप्शन को आपको समझाया जाए। दूसरा ऑप्शन लिखा है TSA, सनराइज अप्रोच, यानी आपको पता ही होगा इसमें 8 बिजनेस लाइन होते हैं। तो बैंक अपनी बिजनेस को 8 बिजनेस लाइन में डिवाइड करता है, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, ट्रेडिंग एंड सेल है, रिटेल बैंकिंग है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया था। और दोस्तों जितने भी लाइन है ना, सभी का इंडिपेंडेंट बीटा होता है, सभी का क्या होता है? इंडिपेंडेंट बीटा होता है। तीसरा अप्रोच होता है हमारा AMA अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। ये सबसे एडवांस और फ्लेक्सिबल मेथड है। बैंक अपना क्या करता है? स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाता है, बैंक अपना स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करता है, डेटा स्ट्रांग हो, राइट, और प्रोसेस रोबस्ट हो और इंटरनल कंट्रोल सॉलिड हो। रेगुलेटर अप्रूव करता है तो बैंक अपने इंटरनल रिस्क नंबर से कैपिटल कैलकुलेट कर सकता है। तो FIRB इसमें इंक्लूड नहीं होता है, फाउंडेशनल इंटरनल रेटिंग में से अप्रोच इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क के लिए होता है, ऑपरेशनल रिस्क के लिए नहीं होता। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है, राइट, सभी रिस्क को मेजर करने के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं, कौन कौन से अप्रोच यूज होते हैं, ये समझाया गया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बुक का यदि यूज कर रहे हैं तो उसको ना हाईलाइट करके रख लीजिए, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क के लिए 3 है, BI